हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें ये सबसे पहला सेशन हमारा इकोनॉमी का है। उसी तरह अलग अलग पार्ट के वीडियोस आएंगे। ठीक है, सीसैट वाला सीसैट करेंगे, सीसैट वाले सर करेंगे, प्रशांत सर। तो आप सभी बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना है और उसी हिसाब से हमें आगे क्या काम करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमी आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सेशन है। और इसमें हम आपको वो सब कुछ देंगे जहां आप बहुत सारी फीस पे करने के बाद भी आपको नहीं मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। विश्वास कीजिए, प्रीलिम्स मेंस हर जगह जो जरूरत है वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए 2 मिनट। हाँ, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है ना। वहीं पे जाके आपको उसको वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे फ़ोन नंबर भी दे रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसी फ़ोन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में, क्या लिखा है? कुल प्रजनन दर को किस रूप में, है ना, किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। विश्वास कीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आपको दोबारा इकोनॉमी सही से पढ़ने की जरूरत है। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका आंसर डी है। और डी में क्या लिखा है? द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ एज अ वुमेन वुड हैव बाय एंड ऑफ हर, मतलब हर चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, इसे हम कहते हैं टोटल प्रजनन दर। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आंसर लगा के आया है वो सिर्फ प्रजनन दर को ध्यान में रखे थे, कुल को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा है, यानी कि टोटल जो लिखा है उसको उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। ज्यादातर ने ए ऑप्शन लगाया था जो कि गलत है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रजनन दर नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल प्रजनन दर। तो वो जो महिला है जिसकी गर्भ आयु रहती है, उसके अंत में उसने किस मतलब उसने क्या किया है, जन्मे जो जीवित बच्चों की है उसकी औसत संख्या, जैसे अभी जो रेट चल रहा है वो 2 चल रहा है, 2.2 के आसपास रेट है। ठीक है, यानी कि जब तक उनकी और आयु रहती है बच्चे देने की, जो माताएं हैं, तो उनकी आयु तक वो कितने जीवित बच्चे दे पा रही हैं, तो वो 2.2 के आसपास का रेशियो है। ठीक है, ये होता है कुल प्रजनन दर। ठीक है भाई, चलिए, तो इसका आंसर क्या है? डी। तो आप इस आंसर पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा रिव्यू किया क्योंकि मेरे दिमाग से स्लिप हुआ था उस समय। और बिल्कुल जो एलएएफ फैसिलिटी आई है उसमें दो है, एक मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है और दूसरा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो जो एनबीएफसीज हैं, जैसे जो और भी इन्वेस्टर्स हैं, जो जैसे ये एनबीएफसीज का क्या काम होता है, छोटे छोटे लोन बांटती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस तो क्या है, एक एनबीएफसी है। तो ये क्या करता है, ध्यान रखना, ये जो फैसिलिटी है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वहां पे आरबीआई से जाके ना शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे एक रात के लिए हुआ, उतने दिन के लिए वो लोन ले सकते हैं अपने एडजस्टमेंट करने के लिए। नाम ही रखा गया है एडजस्टमेंट, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना। अगला, इन इंडिया द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्कुल रख सकते हैं भाई, जो भी विदेशी संस्थान है वो बिल्कुल रख सकते हैं। और शेयर बाजार के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप का शेयर बाजार होता है। एक होता है जहां आप क्या बनते हैं, वहां के मालिक बनते हैं, यानी कि आप जब स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। लेकिन जब आपको कंपनी को उधार देना है, जैसे बॉन्ड खरीदना है, तो बॉन्ड में क्या होता है, आप ढेर सारा पैसा ले जाके कंपनी को पे करते हैं और कंपनी क्या करती है, उसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करती है और बाद में वो पैसा भी वापस कर देती है। तो ऐसी जगह ट्रेडिंग करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो वही कह रहा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप सेपरेट ट्रेडिंग करते हैं डेटर के लिए तो है, डेट्स के लिए मतलब उधार के लिए, है ना। तो ध्यान रखना कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे है ऋणों के लिए पृथक एक व्यापारिक मंच है। तो ये बिल्कुल, और ये मैंने बताया भी था
जब हमने कराया था तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। ठीक है, एकदम रिलाई कर सकते हो 100%, बहुत रिसर्च करके ये आंसर आपके सामने लाए गए हैं। रिसर्च क्या, जानते ही हो, जब यूपीएससी का पेपर आता है ना, अब जैसे कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है। भाई जब एग्जाम में दिमाग नहीं चलेगा तो कब चलाओगे ये बताओ, यहाँ चला के कुछ मतलब है क्या? सब कहते हैं पेपर आने के बाद ना बुद्धि काम नहीं करती, वहां इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं हो पाती है। देखो, आपका नहीं हुआ, मैं मान सकता हूँ कि कुछ कमी जरूर रही होगी। तो जिनका हो रहा है उनसे तो जाके देखिए, वो 10,000 12,000 बच्चे इस बार भी पास करेंगे। तो उन्होंने तो अपना दिमाग चलाया होगा ना, तभी तो जाके वो क्लियर किए, नहीं तो इन सब क्वेश्चंस में आप बिना दिमाग चलाए कैसे नहीं कर पाओगे? कराना ही पड़ेगा, दिमाग चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने बोला था, अगर आपको नहीं भी आता, आपने नहीं भी पढ़ा है, तो आप लॉजिकल थिंकिंग से कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा है जो ट्रेड करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, बीमा कंपनी है, अब आप खुद सोचो बीमा कंपनी अगर कोई है तो वो भाई पैसा कहाँ से कमाएगी? वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेके कहीं इन्वेस्ट ही तो करते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही ज्यादातर करेंगे, या और जगह जहाँ पे पैसा सिक्योर हो, क्योंकि इनको पैसा वापस करना पड़ता है। मान लो बाद में, जैसे एलआईसी है, बाद में पैसा वापस करेगी, तो वो इन्वेस्ट करेगी ना, इन्वेस्ट कहाँ करेगी, यही सब तो करेगी। अगला, पेंशन फंड्स। अब आपने क्या किया, बहुत सारे आजकल पेंशन फंड्स आ गए हैं, आपने उसमें जाके क्या किया, पैसा लगा दिया, हर महीने में इतना जमा कर रहा हूँ और अंत में मुझे और सारा पैसा मिलेगा। तो वो लोग जिसको आप ये पैसा दे रहे हो, जिससे आपकी एक पेंशन बनेगी 60 साल की उम्र के बाद, वो आपका बढ़ा के पैसा क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने उस पैसे से कहीं और कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो बिल्कुल वो भी तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, तभी तो सिक्योर्ड है। अगर यहाँ पे कोई अनसिक्योर्ड मामला होता तब आपको सोचना था, है कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों बातें, और खुदरा निवेशक तो वो करता ही करता है, तो सीधी सी बात है 1, 2, 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो आपके सामने लिखा है। ठीक है, चलिए, कुल लगभग कितने क्वेश्चन आए थे, मैं यही कहूंगा 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमिक्स से आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल और करेंसी स्वैप। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आप उन चीजों से क्या क्या खरीद सकते हैं। और मैंने क्या बताया था, तीन बातें, क्या, अगर आप स्टॉक लेते हैं या कोई एक्सचेंज करते हैं या फिर आप पैसे से कुछ खरीद रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जैसे स्टॉक ट्रेडेड फंड आप रखे हो, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे आपने पैसे के बदले क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया, या मतलब शेयर खरीद लिया, या पैसे के बदले कुछ ले लिया, डिवेंचर्स ले लिए, कुछ खरीद लिया, तो पैसे के बदले कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब यह है वो पैसा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पैसे के लिए है। लेकिन मोटर व्हीकल पैसा नहीं है, ये संपत्ति है, इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, करेंसी स्वैप, अब देखो करेंसी स्वैप मतलब आपके पास रुपया है, आपको डॉलर चाहिए, तो रुपया देके डॉलर लिए ना, मतलब डॉलर खरीदे हो भाई, क्योंकि डॉलर महंगा है ना। उसी तरह दूसरी करेंसी में आप जब एक्सचेंज करते हो तो वहां भी उस करेंसी को अपने करेंसी के बदले आप खरीदते हो, ध्यान रखना। तो इसीलिए वो भी क्या है, एक वित्तीय लिखित है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो डी है, 1 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, बहुत क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब ये सवाल क्या है, अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो भाई लॉजिकल थिंकिंग लगाओ ना, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे कैसे यूपीएससी होगा आपका, है ना। जैसे ये देखो क्या लिखा है, खनिज की खोज क्या है, अब बताओ, तृतीय खोज जैसे होता है ना, सर्विस सेक्टर तो लोग इसी हिसाब से यूपीएससी ने कहा कि मिनरल एक्सप्लोरेशन। और अगर आपने नॉर्मल तरीके से भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पढ़ा हो, तो प्राइमरी में क्या लिखा है, जो चीज हमें नेचर से मिलती है, और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, इसीलिए ये क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर होगा, प्राइमरी। ठीक है, टर्शियरी नहीं होगा, तो ये काट दीजिए आप। अगला, स्टोरेज एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि आपने चावल बोया है, उसको आपने काटा, जो चावल आपके यहाँ हुआ उसको ले जाके कहीं रख लिए, तो ये क्या सेकेंडरी हो गया क्या? नहीं भाई, सेकेंडरी नहीं हुआ।
वो प्राइमरी ही है, क्योंकि नेचर से मिल रहा है चीजें। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक। अगर उसको मैं कहता प्रोसेस्ड हो गया, तब एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड पैकेट, जैसे चिप्स वगैरह, अब आपने क्या किया, उसको प्रोसेस्ड करके बनाया, फिर उसको पैकिंग कर दी, तब तो सेकेंडरी में जाता ना। अभी तो प्रोड्यूस है, आलू बने हैं, तो वो आलू तुम्हारे क्या होंगे, सीधी सी बात है, प्राइमरी। ठीक, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। डेयरी फार्म प्राइमरी है ही, और वेविंग क्लॉथ ये सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान रखना, कपड़े की बुनाई द्वितीयक में आएगी, और ये नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों नेचर से प्राप्त हो रहा है, और ये भी नेचर से। तो ये तीनों तो प्राथमिक थे, अब यूपीएससी ने यहाँ गड़बड़ कर दिया। तो 1 एंड 3, तो यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 1 एंड 3 इज रॉन्ग, मतलब पहला और तीसरा गलत है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में। अब पूछ रहे हैं इसमें से भौतिक पूंजी क्या क्या है। पूंजी, भौतिक पूंजी वो होती है जिसको हम स्टोर करके रख पाते हैं। जैसे ये मेरा फोन, तो ये फोन क्या है, एक भौतिक पूंजी है, ठीक है। ये रिमोट क्या है, एक भौतिक पूंजी है, ध्यान रखना। उसी तरह ये डिजिटल पैनल, हर चीज जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ फिजिकल रूप में, वो भौतिक पूंजी है, ध्यान रखना। तो सर ये कार्यशील पूंजी क्या होती है, जैसे यहाँ लिखा है वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी वो होती है जो आपके रोजमर्रा के खर्चे में आती है। जैसे आपका घर है ना, तो घर में डेली क्या खर्चा आ रहा है, अनाज डेली का खर्चा है, उसके साथ साथ सब्जियां वगैरह ला रहे हो, मसाले ला रहे हो घर पे, या जो गैस का सिलेंडर आप भर रहे हो, तो वो सब क्या है, डेली के खर्चे हैं। इनकम एक्सपेंसेस जो डेली डेली हो रहा है। अब उसी तरह जैसे मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, अब मेरी फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, तो जो कपड़ा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए हो जाएगा कार्यशील पूंजी। क्यों, क्योंकि बिना कपड़े का डेली डेली खर्चा है उस कपड़े पे। लेकिन जो मशीनरी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो मेरी फिक्स कैपिटल, यानी कि वो परमानेंट मामला है। वो मशीनरी चेंज नहीं होगी, लेकिन कपड़ा तो रोज बदलेगा ना, उसी हिसाब से ध्यान रखना। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है किसान का हल, कुछ लोग का दिमाग यही नहीं चला होगा, क्या लिखा है, फार्मर प्लग। ये क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए। अब बताओ, किसान का हल जो है, क्या वो डेली डेली चेंज होता है क्या, बोलिए भाई, डेली डेली चेंज होता है क्या। आप खुद कहोगे नहीं सर, डेली डेली तो चेंज नहीं होता, वो एक बार रखा है तो कई सालों तक उसी से खेत की जुताई कर रहा है वो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये उसकी फिक्स्ड कैपिटल है। क्यों, क्योंकि उसी से वो बिजनेस करेगा, उसी से वो प्रोड्यूस करेगा चीजों को। ठीक है, ध्यान रखना। अब मशीन से मैं कपड़ा बना रहा हूँ, तो मेरी मशीन स्थिर पूंजी हो गई, लेकिन जो कपड़ा है वो कार्यशील पूंजी हो गया। ये बात समझना जरूरी है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। आगे, कंप्यूटर, कंप्यूटर स्थिर पूंजी है। मैंने बोला ना, एक जगह ला के रख देते हो, सालों साल उस पर काम करते हो, बहुत सारा काम करते हो। ठीक है, आगे, यार्ड यूज्ड बाय वेवर। आप खुद सोचो, यार्ड ने क्या है, यार्ड कपड़ा है ना, लिखा ना यार्न, यार्न मतलब बुनकर के द्वारा यूज किया जाने वाला सूत। वो तो डेली डेली यूज आएगा, तभी तो बुनेगा। आज आया कल आया कल आया, और वर्किंग पूंजी है वो, वर्किंग कैपिटल है, ध्यान रखना। तो ये भी तो गलत हो गया। आगे, पेट्रोल, पेट्रोल, हाँ पेट्रोल वर्किंग कैपिटल आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो डेली यूज कर रहे हो। बाइक में आज पेट्रोल भराया, गया, खत्म। अब इंजन लगाए, उसमें पेट्रोल डाला, खत्म, वर्किंग है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। तो सीधी सी बात है, 1 एंड 3 इज करेक्ट, इसीलिए हमारे 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आंसर भी है 1 एंड 3 इज रॉन्ग। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था, अब ये मत कहो कि लॉजिकल नहीं लग रहा है, ये लॉजिकल थिंकिंग ही है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू रूल्स imposed by Reserve Bank of India while treating foreign bank, consider the following statement। लिखा है, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहकारी जो सहायक बैंक हैं के लिए कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यक नहीं है। ठीक है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक के लिए बोर्ड सदस्यों में कम से कम 50% भारतीय होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी अपडेट आया है आरबीआई की तरफ से, तो वहां पे ये था। तो इसके लिए मैंने आरबीआई की वेबसाइट को खंगाला, ये आरबीआई की वेबसाइट पे गए, तो वहां पे लिखा है मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है इक्विटी कैपिटल के लिए, कितना है, 5 बिलियन, मतलब 5 बिलियन उनको चाहिए होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, न्यूनतम पूंजी आवश्यक नहीं है। वैसे भी खुद सोचो, अगर मुझे कुछ शुरुआत करनी है,
तो वहां पे 50% भारतीय हों वो चलेगा, लेकिन न्यूनतम पूंजी ये तो जरूरी होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता बिना पूंजी के कोई चीज सेटअप हो जाए। ठीक है, ये भी बेसिक लॉजिकल से आप क्वेश्चन लगा सकते थे, पर नहीं दिमाग चला, क्या ही करोगे, है कि नहीं। अगला क्या लिखा है, होली ऑन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया लीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन। और अब आगे क्या लिखा है, डू नॉट लेस देन 50% ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडियन, यानी कि कम से कम 50% चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं चला, ठीक है, यूपीएससी ने ये चीज देख ली, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ध्यान रखना ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए, हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता है। अगर आप जाएंगे ना, जब मैंने जीएस पेपर 1 की स्ट्रेटेजी बताई थी तो इकोनॉमी में मैंने कितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे पता है, 8 क्वेश्चन, 8। ये क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, इसके पहले वाले तो हो सकते थे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा हो गया, ठीक है, अडानी हो गया, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि जब ये अपना प्रॉफिट कमाएंगी, कहाँ से कमा रही हैं, भारत से। अब जब इंडिया से वो इतना प्रॉफिट कमा रही हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो बनती है कि यहाँ के इन्वायरमेंट पे ख्याल रखें, यहाँ के लोगों की भलाई पे ध्यान रखें, स्वच्छता और इनको यूज करें, क्यों, क्योंकि उन्हीं को आप यूज कर रहे हो, उन्हीं के रिसोर्सेज को। तो उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ लिखा है सीएसआर के जो रूल हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई कंपनी है जो सीधे अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचा रही है तो उसको सीएसआर के क्रियाकलापों में नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, आप सोचिए ना कि उसको कहाँ यूज किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है कर्मचारियों पे। अब कर्मचारी तुम्हारे, उनको तो अलग से दे सकते हो ना, तुमने समाज के लिए क्या किया, सिंपल सी बात है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाए होते तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, सीएसआर नियम के तहत जो क्रियाकलाप है उनमें होने वाला न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते, यानी कि कोई मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है कि आप कितना खर्चा कीजिए। अब खुद सोचो, सरकार क्या बेवकूफ है, खुद सोचो ना, क्या सरकार ऐसा कह देगी कि सीएसआर लगा रहे हैं लेकिन मिनिमम कोई अमाउंट नहीं, जितना मन करे तुम खर्चा कर लेना। ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना, सरकार ने यहाँ लगा है और आज से नहीं, बहुत पुराना रूल है। ठीक है, तो सरकार ने कितना बोला है कि मिनिमम आपको 2% ऑफ द आवर प्रॉफिट आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 2 हमारा ये क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, वो बच्चा जो इकोनॉमिक्स, अगर आपने सीएसआर रूल को ना इथिक्स में भी पढ़ा हो, इथिक्स, तब भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये क्वेश्चन मैं इजी वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ, सच में बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आप कह सकते हो सही है। ठीक, अगर इतना भी पता है कि ये क्या होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व तो लिखा है, कर्मचारी की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है गलत होगा ना, मतलब कि उनको नहीं दिया जाएगा, सीधी सी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेने संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रियल बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। देखो यहाँ पे एक बात समझो, जो क्वेश्चन कह रहा है वो किसके बाद कह रहा है, कोलेट्रियल बोरोइंग का। अगर आपको ये नहीं पता है, संपार्श्विक भी नहीं पता, तब तो सवाल हो गया, तुमसे नहीं लगा पाओगे, गारंटी है मेरी। और जहाँ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है दोबारा सोचना, क्या सच में सही जगह पढ़ रहे हैं, और ये चीज अगर मुझे नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करोगे, बार बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में। और जब मैंने पढ़ाया था इकोनॉमिक्स तब भी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन आया है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आप मुझे बताओ बैंक क्या करती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखती है, उसको कहते हैं कोलेट्रियल। अब आपने बैंक में कुछ गिरवी रखा तो आपको बैंक क्या दे देगी, लोन देगी। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से अगर मुझे कुछ गिरवी रख के कुछ लेना है तो इसमें से वो किस मार्केट में आएगा। अब पहले लिखा है बॉन्ड मार्केट, ठीक है, बॉन्ड मार्केट में हम कुछ गिरवी नहीं रखते। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है
कि बॉन्ड मार्केट क्या होती है, जहां पे हम पैसे दे रहे हैं तो वो कंपनी मुझे गिरवी रखेगी अपनी संपत्ति को। सिंपल सी बात है ना। अब सरकार का बॉन्ड लिया आपने या फिर किसी कॉर्पोरेट का बॉन्ड लिया, तो हमने पैसा उसको दिया और वो क्या करेगा, कहेगा भाई देख पैसा नहीं डूबेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो ये पैसा दियो ना, इस पे कंपनी की संपत्ति है। तुम्हारा पैसा हम कंपनी को बेच के देंगे, लेकिन देंगे। तो तुम कहाँ इस पे कोलेटरल देने जा रहे हो? नहीं देने जा रहे हो, सिंपल सी बात है। आगे, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होती है? ठीक है, किसी को पता है फॉरेक्स मार्केट? सिंपल सी बात है ना। अब फॉरेक्स मार्केट में बोरोइंग्स का इसका जो लिखा है ना कोलेटरल मॉर्गिंग, कोई मतलब नहीं होता। अब आगे देखो मनी मार्केट। अब मनी मार्केट, मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हो ना, तो मनी मार्केट किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से, है ना, बैंकिंग। और बैंकिंग वाले ये काम करते हैं, तो ये बात तो होगा। लेकिन शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या ये होता है कोलेटरल कुछ रखते हो? नहीं भाई, नहीं रखते। तो ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर इज सी, है कि नहीं? सिंपल सा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अगर आपको इतना भी है और आप सोच पा रहे हो, विश्वास कीजिए। एक बात ध्यान रखना, आप सबको बता रहा हूँ, जब तक किसी अच्छे एजुकेटर के साथ इकोनॉमिक्स बैठ के डिस्कशन नहीं होगा जबरदस्त तरीके से ना, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे लॉजिकल थिंकिंग सकती है, एक एक शब्द पे बात नहीं बनेगी, तब तक इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे। ठीक है? और लॉजिकल थिंकिंग तो भूल जाओ पेपर देखने के बाद। जब तुम्हें यही शब्द ही नहीं पता होंगे तो कैसे करोगे भाई? कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं चलेगी। लॉजिकल थिंकिंग मैं लास्ट में क्यों सेशन लेके आया? अगर उसके पहले में ले आया होता तो उसकी वैल्यू ना होती। ध्यान रखना, लास्ट में आपको ये करना ही पड़ता है, और जो करता है उसी का प्रीलिम्स होता है, नहीं तो नहीं होता। जाके पूछिए जिनका प्रीलिम्स हो रहा है, आप उनसे बात करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वो बंदा नॉलेजेबल है, वो चीजें पे सोचता है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा यूपीएससी की बस थाली में सजा के लो बेटा कर ले जाओ। ध्यान रखना इस बात को। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, देख लीजिएगा। वैसे ये सेट बी है। लिखा है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, एप्पल कहाँ होता है? ठंडी के समय में, है ना। ठंड में होता है, जहाँ ठंड ज्यादा होती है। तो अमेरिका में ठंडी बहुत पड़ती है। और पता है ये क्वेश्चन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 2-3 महीने पहले आया था न्यूज में, और वहां पे ये लिखा था कि जो भारत है, भारत अपनी जितना सेब मंगाता था अमेरिका से, उसका 3 गुना मंगाने लगा है। ठीक है? अब आपको सोचो, अवेयरनेस पे सवाल है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत ही हो गया। जब ये गलत हो गया तो आप सीधा काट दो ना। कथन एक सही नहीं है, कथन दो बिल्कुल सही है। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ अनुवांशिक चीजें हैं तो उस पे क्या करना पड़ेगा आपको? एक अधिकारी से अनुमोदन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई अनुवांशिक चीजें, यानी कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो भाई उसका इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं। उसको इंपोर्ट करने से पहले आपको एक कंसर्न अथॉरिटी से क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल। क्योंकि वो क्या हो सकती है? एक एलियन स्पीसीज हो सकती है जो यहाँ के लेके प्रॉब्लम कर सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि नहीं? तो ऐसे करके हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। वैसे मैं बताऊं, जितने लोगों ने ये अभी तक क्वेश्चन किया है, जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोच के ये समझा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अमेरिका से एप्पल ना आए। ठीक है, कुछ तो लोग होंगे जो मंगा ही रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आंसर ऐसे ही करके सोचना होता है। यूपीएससी टोटल ज्यादातर थिंकिंग पे है। अगला सवाल देखिए। अभी आप सबको पता होगा, न्यूज आई थी वेनेजुएला को लेके। ठीक है, कि जहाँ पे जबरदस्त आर्थिक और सबसे खराब करेंसी जिसकी है वो वेनेजुएला की है। सबसे बुरी हालत है। अगर आप 100 रुपए का नोट लेके जाओगे, वहां लाख रुपए से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ना हो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना। तो ये है, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से, आप देखो सब देखो, तेजी से उबरने में सफल हुआ है, और अपने लोगों को दूसरे देश से पलायन और प्रवास करने से सफल हुआ है। वेनेजुएला हैज अचीव्ड रैपिड रिकवरी। रैपिड, याद करो, जब मैंने करवाया था तो 3-4 मतलब मैंने बताया था रैपिडली कहीं पे भी आया गलत काट दो, आंख बंद करते ही गलत काट दो, ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब जब ये गलत है, आप देख लीजिए स्टेटमेंट 1 सही नहीं है, किंतु स्टेटमेंट क्या है? दूसरा सही है। अब दूसरा क्यों सही है? क्योंकि
सच में वेनेजुएला के पास क्या है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। देखो कहीं भी स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट गलत होने की बात नहीं कही है। अब ये क्या है, यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट क्यों बनाया, खुद सोचो ना आप। वो बस ये जानना चाहता है कि आप कितना लॉजिकल सोचते हैं। समझ रहे हो, मैं बार बार लॉजिकल थिंकिंग पे बात क्यों करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जब तक नहीं बात करोगे तब तक प्रीलिम्स नहीं होगा। 6 अटेम्प्ट दे दो, नहीं होने वाला जब तक इस तरह आप नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता था ना, दोनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, ध्यान रखना, एक नए टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को चेंज किया है, उसके पैटर्न को चेंज किया है, तो ये पैटर्न है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या लिखा है, द इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 100% फंडिंग। ठीक है, अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रियल मैप्स आर डिजिटाइटेड, यानी कि डिजिलाइट, क्या लिखा है, डिजिटाइज्ड, डिजिटाइज्ड। ओके, इस योजना के अंतर्गत जो भू संपत्ति है उसका मानचित्र डिजिटलीकृत हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल हो जाते हैं भाई, स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भाषा में नहीं होगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। मैं यहाँ कहूँ तो मेरे अगर मेरी भूमि है वो डिजिटलाइज हो रही है तो मेरी ही लैंग्वेज में होगी, सिंपल सी बात है। ये तीनों बातें ध्यान रखना सही है। और ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 100% देती है। स्कीम्स अगर आपने पढ़ा हो, बहुत ही फेमस स्कीम रही है, पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, 1, 2 एंड 3। वैसे मैं दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स में जितने आंसर हैं ज़्यादातर डी है ज़्यादातर डी है, पर ये ध्यान रखना इत्तेफाक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको देखने के लिए मैंने जाके इनकी सीधा वेबसाइट खोल दिया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। तो इसमें लिखा है कि असंगठित श्रमिकों के लिए है, पहली बात, प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है, मासिक आय कितना होनी चाहिए, 15,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3,000 रुपए प्रतिमाह सुनिश्चित किया गया है, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन है, मतलब जितना आप इसमें डालोगे उसी हिसाब से पेंशन आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रतिमाह 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। भारत सरकार द्वारा समतुल्य अनुसंधान है, और भारत सरकार भी उतना ही डालेगी, ये बात तो यहाँ कही गई है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, 21 से 40, तो सबसे पहले यही नंबर गलत हो गया भाई, है ना, गलत हो गया ना, पहला स्टेटमेंट गलत है तो काट दीजिए, बचे कितने, 2 एंड 3। अब यहाँ क्या लिखा है कि पारिवारिक पेंशन पत्नी पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जिनका है उनको भी मिलेगा। तो ऑप्शन सिर्फ दूसरा ही सही है कि 3,000 रुपए उनको मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे बी लिखा है, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आंसर हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। बात करते हैं 81, क्वेश्चन नंबर 81 की। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, मैं कहूँगा टफेस्ट कैटेगरी का है। अगर आप थोड़े भी नहीं समझ में आ रहा भाई, छोड़ दो, क्या ही करोगे ऐसा क्वेश्चन। सच में बहुत दिमाग मेरा भी लगा, एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। लिखा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के जो धारक हैं वो भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने क्या किया, यूएस ट्रेजरी से जाके बॉन्ड खरीद लिया। अब सरकार कह रही है देखो मैं ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका हूँ, क्यों, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वर डिफॉल्ट ऑन द डेट्स, यानी कि अमेरिका ही खुद डिफॉल्ट हो गया है, तो वो सीधा मना कर सकता है कि भाई हम पैसे वापस नहीं देंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इटली, इटली था, कब की बात है ये, आप जाइएगा जब वहाँ का तानाशाह, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि ऐसे ही बॉन्ड्स बहुत सारे रिलीज हुए थे, और उसके बाद इटली डिसॉल्व, मतलब एक तरह से कहो कि वो भी डिफॉल्ट हो गया था, उसने मना कर दिया था कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी देश अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो वो बिल्कुल भी लाइबल नहीं है कि आपको वो दावा दे। ठीक है, बिल्कुल 100%, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाई हार्ड एसेट बट ओनली द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल है ना। और क्योंकि गवर्नमेंट पे विश्वास होता है, आज भी अगर आप कहो ना सरकारी प्रतिभूति है तो हमें विश्वास हो जाता है यार गवर्नमेंट की बात है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, लेकिन सरकार ही अगर दिवालिया हो जाए तो
है ना, समझ रहे हो? ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, सिंपल सी बात, क्योंकि ये सही है तो ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्या लिखा है? डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, डिजिटल रुपया के संबंध में। ठीक, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। क्या लिखा है? इट इज अ सोवेरियन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक सोवेरियन मुद्रा है। बिल्कुल भाई, और कौन लॉन्च करेगा? यह आरबीआई के तुलन पत्र मतलब कि बैलेंस शीट के देयता के रूप में दिखाई गई है। इट अपेयर एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, मार्केट में जाता है तो उतना पैसा वो लायबिलिटी में दिखाते हैं। इट इज अ इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्रास्फीति को लेके कैसे इसको डिजाइन किया जा सकता है, खुद सोचो। हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पैसा उसके डिजाइन नहीं होती है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। बिल्कुल, तो 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 डी ऑप्शन। ज्यादातर मैंने क्या बोला, जो इकोनॉमिक्स हैं उनके जो ज्यादातर आंसर्स हैं वो डी आए हैं। ठीक है, ये इत्तेफाक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बस इतना ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे, तो आप एक बार इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शानदार पेपर जिन्होंने भी बनाया था, अच्छा बनाया था। लेकिन और भी कई सारे एस्पेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स के जो मुझे लगता है कि छूट गए यूपीएससी से, पर कोई नहीं, यूपीएससी की भी अपनी लिमिटेशन है, 15-17 क्वेश्चन ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन बढ़िया पेपर था, ध्यान रखना। बैंकिंग से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं, तो क्या करना है, ये फ्री मेंटोरशिप ज्वाइन कीजिए। हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ाऊंगा, चलो फ्री में पढ़ाऊंगा यार, टेंशन ना लो इस चीज का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो यहाँ क्या लिखा है, अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। तो यही गिफ्ट था कि इस मेंटोरशिप में इकोनॉमिक्स आपको मैं पूरा फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो खुश हो जाइए। और इकोनॉमिक्स अगली बार एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। मेहनत आपके साथ उतना ही करेंगे जितना आपको चाहिए, वो सब कुछ जो आपको चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।